हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फाउंडर्स एजुकेशन के एक नए वीडियो में। और बहुत बड़े अंतराल के बाद हम लोग एक बार फिर से लौटे हैं एक सीरीज़ के साथ। और इसमें हम देखने वाले हैं, जो नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आईपीसी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, आईपीसी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब जिनको आईपीसी के बारे में नहीं पता है, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है जो आपका 4th ईयर में मोस्ट प्रोबेबली आता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। और आईपीसी आप एक एक्सटेंडेड सब्जेक्ट कह सकते हो ईएमएमआई का। ठीक है, ईएमएमआई का एक एक्सटेंडेड सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो ये 4th ईयर में आता है, आपका काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़, जिसमें हम आईपीसी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और ये आपका मैं बता दूं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हर क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। ठीक है, और यूनिट बाय यूनिट, पार्ट बाय पार्ट हम चलने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, हर वीडियो में हम 10 से 15 से 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और ठीक है, और एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सारे यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स अगर दे रहे होंगे उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यूज़ होंगे, और एमसीक्यूज़ के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी नीचे हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका लोगों का इच्छा होगी, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, लेकिन वो तब तक नहीं प्रोवाइड करेंगे जब तक आप लोगों की इच्छा ना हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ना बताएं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ट्रांसड्यूसर। कभी भी आप क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। कभी कभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सोच लेते हैं, नॉट कभी कभी ध्यान से उतर जाता है, नहीं दिखता है। ठीक है, तो नॉट ध्यान देंगे। हाई डायनेमिक रेंज कैरेक्टरिस्टिक है, लो लीनियरिटी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आइडियल ट्रांसड्यूसर की लीनियरिटी हाई होती है। ठीक है, जैसे जैसे उसका इनपुट परफॉर्म करता है वैसे ही उसका आउटपुट परफॉर्म करता है। ठीक है, हाई रिपीटेबिलिटी ये भी होता है, लो नॉइस ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइडियल ट्रांसड्यूसर की लीनियरिटी लो नहीं होती है, हाई लीनियरिटी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। अ ट्रांसड्यूसर कन्वर्टिंग ग्राउंड मूवमेंट और वेलोसिटी टू वोल्टेज। ठीक है, वेलोसिटी को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, या ग्राउंड मूवमेंट को ही हम वेलोसिटी कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई ग्राउंड मूवमेंट बोल रहा है या वेलोसिटी बोल रहा है तो आप एक ही मान के चलो। ठीक है, ग्राउंड मूवमेंट और वेलोसिटी को वोल्टेज में कन्वर्ट करना, तो ये हमारा जियोफोन करता है। ठीक है, पिकअप नहीं करता, हाइड्रोफोन नहीं करता, सोनर ट्रांसपोंडर भी नहीं करता है, ये हमारा जियोफोन करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, मैं एक एक चीज़ के एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में आपको बता दूं, ये सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर होते हैं। इसमें आपको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको काम करवाने के लिए। तो स्ट्रेन गॉज ये पैसिव है, थर्मिस्टर पैसिव है, एलवीडीटी पैसिव है, थर्मोकपल आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, थर्मोकपल में आपको बाहर से पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये काम कर जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते जाइएगा अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो। विच ट्रांसड्यूसर इज नोन एज सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। अभी मैंने बताया एक्टिव ट्रांसड्यूसर को हम लोग सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्केल फैक्टर एंड सेंसिटिविटी ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। स्केल फैक्टर और सेंसिटिविटी की जो रिलेशन होता है, मान लो ये स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, ये इसका होता है। अब इसमें देखिए, स्केल फैक्टर इज डबल ऑफ सेंसिटिविटी, ये आपका गलत हो जाएगा। स्केल फैक्टर इज इन्वर्स ऑफ सेंसिटिविटी सही हो जाएगा, और बाकी तो फिर ऑप्शन सारे गलत ही होंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉग ट्रांसड्यूसर। ठीक है, एनालॉग ट्रांसड्यूसर कौन है? तो इसमें स्ट्रेन गॉज एनालॉग ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है। ठीक है, एनालॉग ट्रांसड्यूसर मतलब क्या करता है? एनालॉग ट्रांसड्यूसर आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स आप लोग जानते होंगे, ऐसे ऐसे टाइप का जो सिग्नल होते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, और जो पल्सेस में होते हैं वो आपका डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है, ये डिजिटल हो गए, इस टाइप के एनालॉग हो गए। ड्राइंग अगर मेरी अच्छी ना लग रही हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा, मैं हटा भी देता हूँ आप लोगों के सामने से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलवीडीटी। तो एलवीडीटी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है दोस्तों। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप आराम से अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये तो खैर आपको याद हो भी जाएगा धीरे धीरे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे एलवीडीटी हमारा काम करता है। ठीक है, प्रिंसिपल इसका जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। Which of the following can be measured using piezoelectric transducer। piezoelectric transducer से हम क्या मेज़र करते हैं? तो piezoelectric transducer के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। ये एक piezoelectric मटेरियल अगर होता है, ठीक है, मान लीजिए क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज एक piezoelectric मटेरियल है, इस पे फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें यहाँ से मान लीजिए फोर्स लगता है, तो जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इस डिस्प्लेसमेंट को काउंट किया जाए, इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कितना फोर्स लगाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्स सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से हम लोग फोर्स मेज़र करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मोटिवेशन बढ़ेगी और हम जल्द से जल्द आपके लिए और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए MCQ फॉर्म में, ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी हो और यूनिवर्सिटी और स्कूल एग्जाम्स की भी तैयारी हो। हम ज़रूर उसके ऊपर काम करना चालू कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स आर यूज्ड फॉर स्टैटिक मेजरमेंट नहीं, डायनेमिक मेजरमेंट के लिए होता है, ट्रांजिएंट मेजरमेंट नहीं, बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डायनेमिक मेजरमेंट के लिए हमारा यूज़ होता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को हम लोग डायनेमिक मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन फोटोकंडक्टिव सेल। तो फोटोकंडक्टिव सेल में हम सेलेनियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ भी सकते हो कि सेलेनियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसमें रिडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस होता है जब भी इसको हम लाइट में एक्सपोज करते हैं। ठीक है, जब भी इसको हम लाइट मतलब इसके ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ इसमें लाइट पड़े, तो इसमें क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है रिडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और यही फोटोकंडक्टिव सेल को चाहिए होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की मात्रा कम होगी तो करंट फ्लो कर पाएगा ढंग से, और अगर करंट ढंग से फ्लो कर पाएगा तो आपका तो काम हो गया। आपको तो यही चाहिए कि आपको बिजली पैदा करनी है, करंट फ्लो कराना है, तो ये आपका काम हो गया। सेलेनियम आपका काम कर देता है। दोस्तों 10 क्वेश्चन हो गए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंट्रो देख रहे थे। ठीक है, इंट्रो देख रहे थे। अब हम देखते हैं रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। यहाँ से अलग अलग टाइप के आपको ट्रांसड्यूसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स आर प्राइमरी बिल्कुल, सेकेंडरी बिल्कुल, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि ये एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, जैसा आप इससे काम कराना चाहोगे, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर एज अ प्राइमरी भी काम कर सकता है, एज अ सेकेंडरी भी काम कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज। आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा आपका। तो लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग चेंज इन रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर आप रेजिस्टिविटी में चेंज करोगे तो क्या क्या आप मेज़र कर सकते हो? टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो, बिल्कुल। विजिबल रेडिएशन मेज़र हो जाती है, मॉइस्चर कंटेंट मेज़र कर सकते हो, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, क्योंकि आप इन तीनों को ही मेज़र कर सकते हो रेजिस्टिविटी में चेंज लाके। ये जो रो होती है, ठीक है, ये जो रो होती है यही रेजिस्टिविटी कहलाती है। इसमें चेंज लाके आप इन तीनों को चीज़ों को मेज़र कर सकते हो, जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। फिर रेजिस्टिविटी की बात हुई है। एंड सेमीकंडक्टर, मेटल और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी में क्या असर पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो तो मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ती है और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटती है। तो इसमें आप देख सकते हो सी और डी में बात की गई है इस बारे में। फॉर मेटल इंक्रीजेस सेमीकंडक्टर, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी, मेटल के लिए इंक्रीज होगी और सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज होगी, ये होता है। ठीक है, सॉरी, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन RTD। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, हायर, ठीक है, बढ़ता है, ये है ऑप्शन आपका। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। अगली तरफ बढ़ते हैं, आता है एक न्यूमेरिकल। मेटल विद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अ वैल्यू ऑफ 200। ठीक है, वैल्यू क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट की? अल्फ़ा इज इक्वल टू 200। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस वाज गिवन बाय 40 ओम, यानी R0 आपका 40 ओम हो गया। T1 T2 आपको दे दिया गया है। T2 आपका 350 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, व्हाट विल बी द फाइनल रेजिस्टेंस? तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, आप लोग को समझ में आ गई होगी चीज़। डेल्टा टी के लिए हम कर ही सकते हैं। डेल्टा टी क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। डेल्टा टी विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, तो दोनों टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, 50 डिग्री आपका डेल्टा टी 50 डिग्री आ जाएगा। अल्फ़ा हमको पता ही है, R0 हमें पता ही है, इसका ऑप्शन 40 किलो ओम आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेज़र यूजिंग थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर को यूज़ करके हम किस बीच के उसको रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं। तो जब भी हम थर्मिस्टर यूज़ करते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थर्मिस्टर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे सही से छपा नहीं है, सी लिख दिया है। ओके, कैन बी यूज टू मेज़र द रेजिस्टेंस वैल्यूज़ बिटवीन 100 ओम एंड 1 मेगा ओम। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मिस्टर्स में बी इन द वायर फॉर्म, तो ये फॉल्स होता है। थर्मिस्टर्स को हम लोग वायर फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि इसकी ब्रिटलनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, ब्रिटलनेस की वजह से इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर थर्मिस्टर्स। ठीक है, थर्मिस्टर्स के लिए इनमें से कौन सी चीज़ सही कही गई है? तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नहीं, ये सही नहीं है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। अनप्रेडिक्टेबल टेम्परेचर कोफिशिएंट, गलत है। नन ऑफ द मेंशन्ड, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने इंट्रो देख लिया। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या देख लिया? इंट्रो देख लिया प्लस रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर देख लिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर और इसके आगे आने वाले ट्रांसड्यूसर देखेंगे, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। और ऐसे ही आगे इस चैनल में हम लोग, जब ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी उसमें हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरा का पूरा IPC हम कवर करेंगे। उसमें सारे ट्रांसड्यूसर्स, पहली 2 यूनिट में तो हर तरह के ट्रांसड्यूसर्स हैं, और उसके बाद आने वाले वीडियोज़ में हम रिकॉर्डर्स और बाकी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है,
तो आई होप आप लोग को वीडियोज़ पसंद आएंगे, और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और भी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना जिन्हें भी इसकी ज़रूरत महसूस हो। जिन्हें ज़रूरत महसूस नहीं हो उनको ज़बरदस्ती शेयर करके कोई मतलब नहीं है, तो जिन्हें भी ज़रूरत महसूस हो उन्हें ज़रूर ये वीडियोज़ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो पाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।